बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 10 का आखिरी लेक्चर है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। जो मैमल क्लास है उसको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास का नाम है प्रोटोथीरिया। अच्छा, ये जो नाम है ना प्रोटो, ये पुराने से निकला है, ये सबसे पुराने मैमल्स हैं। दूसरा थीरिया कहते हैं एनिमल्स को, तो यहाँ एनिमल से मुराद मैमल्स हैं। तो जो पुराने मैमल्स का जो ग्रुप है वो प्रोटोथीरियन कहलाता है। और ये ऐसे मैमल्स हैं, ये मैमल्स, लेकिन इनमें कुछ रेप्टाइल्स की तरह के कैरेक्टर है, तो इसको कहा जाता है रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स। क्योंकि एवोल्यूशन ये कहती है कि मैमल्स की जो एवोल्यूशन है वो रेप्टाइल से हुई है। अब ये अगर देखा जाए, जो हमारा ये टॉपिक है मैमल्स वाला, इसके अकॉर्डिंग रेप्टाइल से पहले कुछ ऐसे रेप्टाइल्स बने जिनमें मैमल्स वाले कैरेक्टर आए, फिर कुछ ऐसे मैमल्स बने जिनमें रेप्टाइल वाले कैरेक्टर रिटेन रहे, और बाद में अच्छे वाले मैमल्स बन गए। यानी हमारे पास ये दो कंफ्यूजिंग आप कह सकते हैं एनिमल है। मतलब क्या है कि पिछला जो लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो, उसमें हमने डिस्कस किया था ऐसे मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, और यह हमने डिस्कस किया रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स। तो ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट को बड़ी कंफ्यूज करती हैं। बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो रेप्टाइल्स थे, उनके अंदर कौन से कैरेक्टर आए? मैमल्स वाले। आज हम डिस्कस करेंगे मैमल्स को, और उनमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स वाले, यानी ये वाले रेप्टाइल्स हैं, ये वाले मैमल्स हैं। जो एंड पे वर्ड लिखा हुआ है, असल ये इनका ग्रुप है। रेप्टाइल्स हैं, ये मैमल्स हैं, लेकिन इन रेप्टाइल्स में मैमल वाले कैरेक्टर है और इन मैमल्स के अंदर रेप्टाइल वाले कैरेक्टर हैं। जैसे वेरानोप हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। तो बहरहाल चूंकि ये मैमल्स हैं रेप्टाइल्स कैरेक्टर रखने वाले, तो ये कनेक्शन जोड़ते हैं। यानी अब आप ये समझ लें, रेप्टाइल से मैमल लाइक रेप्टाइल्स बने, फिर रेप्टाइल लाइक मैमल बने, और फिर मैमल्स बन गए। तो ये आप कह सकते हैं ये दोनों ग्रुप रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान कनेक्शन जोड़ते हैं। तो ग्रुप विच हैज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एंड देयर फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक। तो ये वाला जो ग्रुप है, चूंकि इसके पास दोनों के करेक्टर है, इस वजह से ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि मैमल्स जो है रेप्टाइल से निकले हैं? एज ए एविडेंस, यानी ये ग्रुप हमें एविडेंस देते हैं। ये वाला जो ग्रुप है वो हमें एविडेंस, सबूत देता है कि जो मैमल्स की एवोल्यूशन है वो रेप्टाइल से हुई है। दिस प्रोवाइड एविडेंस, ये ग्रुप हमें सबूत देता है ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, कि मैमल्स की एवोल्यूशन हुई है फ्रॉम रेप्टाइलियन स्टॉक। अच्छा, उसके बाद मैमल्स, लाजमी है कि सारे मैमल्स खुश्की वाले हों। काफ़ी सारे मैमल्स आप कह सकते हैं पानी में रहते हैं, कुछ मैमल ऐसे हैं हवा में रहते हैं जैसे चमगादड़, कुछ मैमल ऐसे हैं जैसे खुश्की पर रहते हैं। तो बहरहाल अभी इस ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो पानी में रहते हैं, उनके पास इक्वेटिक कैरेक्टर्स हैं। सर्टन मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एडॉप्टेड फॉर इक्वेटिक लाइफ। तो इसके कुछ मेंबर ऐसे हैं जो अभी तक इक्वेटिक लाइफ के अंदर या इक्वेटिव लाइफ के अंदर, हालांकि रेप्टाइल्स लैंड वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो मैमल्स बने उनमें कुछ ऐसे मेंबर हैं जो इक्वेटिक लाइफ वाले कैरेक्टर रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रेप्टाइल लाइक मैमल है जिसका नाम है डक बिल। अब इसकी जो बिल है, यानी इसकी जो खोपड़ी और आगे वाली चूंच है, ये बत्तख की तरह है, डक की तरह है। हालांकि जो डक है वो बर्ड्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये वाले मैमल ऐसे हैं इनकी जो खोपड़ी और आगे वाली चूंच है वो सिमिलर टू डक, और इसके जो टोज हैं, इसके जो पंजे हैं वो भी डक की तरह के हैं। तो इस वजह से ये दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं जो पानी के अंदर, जैसे ये वाले जो टोज हैं पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं, तो ये वाले जो दोनों कैरेक्टर हैं चूंकि डक के हैं और इसी तरह इस मैमल्स के भी ये कैरेक्टर हैं, तो हम कहेंगे कि ये वाले कैरेक्टर्स के थोड़े से इक्वेटिक कैरेक्टर हैं। अच्छा, उसके बाद लेकिन जो असल हमने डिस्कस करना है, ये मैमल्स क्यों हैं, को मैमल वाले ग्रुप में ऐड करने की सबसे जो बड़ी रीज़न वो ये है, एक तो इनके जिस्म पर बाल होते हैं, जो मेमेलियन कैरेक्टर है। हमने जो लास्ट लेक्चर में जनरल कैरेक्टर पढ़े थे कि हमने कहा था कि मैमल्स के जिस्म पर बाल होते हैं, फर होते हैं। तो ठीक, तो इनके जो फर्स हैं, जो बाल होते हैं वो थिक होते हैं एंड आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, और बॉडी पर मौजूद होते हैं। और इनको मैमल्स क्यों कहा गया?
क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड के जरिए से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और ये वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से कोई भी एनिमल मैमल्स के ग्रुप में आमतौर पे रखा जाता है कि इसके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं। अच्छा, रेप्टाइलियन कैरेक्टर से क्या मुराद है? इनके अंदर क्लोइका होता है और ये जो क्लोइका है ये रेप्टाइल वाला कैरेक्टर है। अच्छा, बर्ड्स की एवोल्यूशन भी चूंकि रेप्टाइल से हुई है तो आमतौर पे बर्ड्स में भी क्लोइका होता है। और क्लोइका की जो ओपनिंग है वो क्लोइकल ओपनिंग। क्लोइका होता क्या है? जैसे हायर एनिमल में एनस होता है, लेकिन एनस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा होता है, यानी एनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जो क्लोइका है ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सिक्रीशन भी आती है, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की सिक्रीशन भी आती है, इसी तरह यूरिनरी सिस्टम की सिक्रीशन भी आती है। यानी एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों सिस्टम कनेक्टेड हैं, लेकिन जिनमें एनस होता है उनमें एनस सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। यूरिनरी सिस्टम के लिए ओपनिंग डिफरेंट है। जैसे ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में यूरिनरी सिस्टम डिफरेंट है, उसको बाहर रिलीज करने का सिस्टम भी डिफरेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बाहर एक्सक्रीशन है, बाहर जो सिक्रीशन है वो डिफरेंट अंदाज में हो रही है। तो उनमें सेपरेट ओपनिंग है। ह्यूमंस में क्या है? सेपरेट ओपनिंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जो ओपनिंग बनेगी वो क्या कहलाएगी? एनएस। तो इनमें क्लोइका है, इनके अंदर क्लोइका। और क्लोइका रेप्टाइल्स का कैरेक्टर भी है और बर्ड्स का कैरेक्टर भी है। इंस्टेड तो इनमें क्लोइका है, हालांकि इनमें होनी क्या चाहिए थी? सेपरेट ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनो जेनिटल। यूरिनो से मतलब यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल से मुराद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसके एग्जांपल में आ जाते हैं डक बिल प्लेटिपस और एक्निडा जो स्पाइनी आंट ईटर है, यानी इसके जिस्म पे कांटे होते हैं, आंट ईटर, और ये छोटे छोटे जो आंट्स होते हैं उनको खाता है, और ये आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है मेटा का वर्ड जब भी आता है दरमियाना, ये सबसे पुराना, ये दरमियाना पुराना यानी दरमियान, और ये जो असल मैमल्स हैं वो इस कैटेगरी में है। असल जो मैमल है वो तीसरे ग्रुप में आते हैं। अच्छा, सबसे पहले पुराना, उसके बाद थोड़ा नया, यानी इसके लिहाज से तो नया बनेगा, इसके लिहाज से क्या बनेगा? पुराना बनेगा। तो मेटाथीरिया। अच्छा, इनको मार्सुपियल एनिमल्स भी कहा जाता है, इनको मार्सुपियल्स भी कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? इनके अंदर मार्सुपियम होती है। मार्सुपियम एक पाउच है जो आपने कैंगरू देखा होगा, तो कैंगरू के आगे एक पाउच लगी होती है जिसमें वो अपने बच्चों को रखता है। तो ये जो पाउच होती है इसको मार्सुपियम कहा जाता है। तो बहरहाल ये जो पेट पे लगी होती है पाउच, अब इसमें उसने अपने बच्चों को रखना है, और इसमें जो बच्चे हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह डेवलप नहीं हो जाते, डेवलपमेंट से मुराद अच्छी तरह उनकी ग्रोथ नहीं हो जाती, वो भागना चलना शुरू नहीं कर जाते, अपनी खुराक खुद नहीं ढूंढना शुरू कर देते, तो उस वक्त तक वो अपने बच्चों को इस पाउच के अंदर पालती है। ठीक है, और फिर इस पाउच के अंदर ही जो मेमोरी ग्लैंड के निपल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं जहां से वो बच्चे दूध पीते हैं। तो बहरहाल मार्सुपियम उस पाउच को कहा जाए, एब्डोमिनल पाउच वेयर दे रेयर, रेयर का मतलब पालना, अपने बच्चों को पालते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं व्हेन बॉर्न और इमेच्योर, वो सही तरह चलने फिरने के काबिल नहीं होते, आर कैरीड बाय मदर, तो उनकी माँ उसको अपने पाउच के अंदर रखती है। कब तक? टिल दे डिवेल्प टू मैक्सिमम, जब तक वो मुकम्मल तौर पर सही तरह डिवेल्प ना हो जाए। अच्छा, इस पाउच के अंदर वो खुराक कहाँ से लेते हैं? इज बाय मिल्क, उस दूध को पीते हैं, प्रोड्यूस बाय द मिल्क ग्लैंड ऑफ द मदर। और मिल्क ग्लैंड के जो निपल्स होते हैं ऑफ विच आर इन द मार्सुपियम, वो मार्सुपियम के अंदर ही होते हैं, यानी बच्चे अंदर होंगे और अंदर ही दूध पीते रहेंगे। और जिस भी मैमल के अंदर मार्सुपियम है उसको मार्सुपियल या पाउच्ड एनिमल कहा जाता है। इसकी जैसे मिसाल के तौर पर ओपोसम एक हमारे पास एनिमल है, कैंगरू है, और तस्मानियन वुल्फ, तो इसकी डायग्राम आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। तो ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। और असल जो मैमल का ग्रुप है वो यूथीरिया है। यू का मतलब असल वाला, अच्छे वाला, प्रोटो का मतलब पुराना, मेटा का मतलब दरमियाना, और यू का मतलब अच्छे वाला। इनको प्लेसेंटल मैमल भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट थोड़ा सा जहन में रखेंगे, यहाँ एक पॉइंट मिस हो गया कि ये एग लाइंग मैमल्स है, ये अंडे देते हैं। ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। हालांकि हमने कहा था कि जो इसके जनरल कैरेक्टर है ये बच्चे देते हैं,
यहाँ लिखा हुआ है कि ये अंडे देते हैं। अब जैसे मुर्गी जब अंडा देती है ना, तो मुर्गी के अंडे के अंदर कोई बच्चा चूज़ा वगैरह नहीं होता, उसके अंदर जर्दी होती है, उसके अंदर सफ़ेदी होती है। तो फिर अगर उस अंडे को 36-38 सेंटीग्रेड पर हम रखें ना, तो फिर उसके अंदर जो जाइगोट मौजूद होता है वो डिवेल्प होकर चूज़ा बनाता है और 21 दिन बाद चूज़ा बाहर निकलता है। यहाँ ये वाले जानवर क्या करते हैं, इनका जो बच्चा है वो बॉडी के अंदर ही डिवेल्प होता है मुकम्मल। जब इनका बच्चा बन जाता है तो बस फ़र्क ये है कि वो बच्चा अंडे की शक्ल में पैक होकर बाहर आता है। यानी मतलब ये होगा कि आएगा तो अंडा, लेकिन उस अंडे के अंदर जर्दी वगैरह नहीं होगी, बल्कि बच्चा ही होगा। जो ही आएगा वो बाहर, उसका होल टूटेगा और ऑटोमेटिकली वो बच्चा बाहर आ जाएगा। इस वजह से इनके अंडे और जो रेप्टाइल्स या बर्ड्स के अंडे उनमें फ़र्क है। जो बर्ड्स के अंडे होते हैं उनमें कोई चूज़ा वगैरह नहीं होता या कोई परिंदा वगैरह नहीं होता। इनके अंडों के अंदर पूरा क्या होता है, जानवर होते हैं। लेकिन चूंकि ये अंडे दे रहे हैं इस वजह से इनका नाम रखा गया एग लाइंग मैमल्स। तो बहरहाल हमारे पास यूथेरिया ये असल मैमल का ग्रुप है और इनको प्लेसेंटल मैमल्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इनकी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर मैक्सिमम होती है, यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, जाइगोट बना, तो जो जाइगोट है वो माँ की यूट्रस के साथ चिपक जाएगा, माँ की यूट्रस के साथ चिपक जाएगा। यूट्रस वो जगह होती है जहां बच्चे ने बनना है, ऐसे। और जब तक बच्चा मुकम्मल नहीं बन जाता, मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं हो जाती, उस वक्त तक बच्चा यहाँ माँ के पेट में ही रहता है। ठीक हो गया। और जब बच्चा ये पैदा होगा तो मुकम्मल तौर पे फुली डेवलप होगा, सारे स्ट्रक्चर उसके बनेंगे। आगे दुनिया में आके तो जस्ट उसने क्या करना है, ग्रो करना है। जितनी आंखें बननी है, जितने कान बनने हैं, नाक किस तरह बनना है, टांगे कैसे बननी है, वो सारी डेवलपमेंट यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक माँ के पेट में ही इसके इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बहुत सारी खून की नालियाँ माँ की भी होती हैं और बच्चे की भी होती है। बच्चे की और माँ की खून की नाली होती है। अब होता कि ये जो बच्चे की खून की नालियाँ होती हैं वो बच्चे के साथ इस जगह कनेक्टेड होती हैं। ठीक हो गया। माँ की और बच्चे की खून की जो नालियाँ हैं ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं, यानी माँ के ब्लड से ब्लड नहीं आता, बल्कि माँ की ब्लड वेसल ये है और बच्चे की ब्लड वेसल ये साथ साथ पड़ी होती। तो माँ के खून से चीज़ें निकल के बच्चे में आ रही होती है, जैसे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह, और बच्चे से जैसे CO2 और वेस्ट मटेरियल माँ के ब्लड में जा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो प्लेसेंटा के 3 काम हैं। पहला काम प्रोटेक्शन का, दूसरा काम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन फीटस। अच्छा, जब तक माँ के पेट के अंदर ये बच्चा है उसको फीटस कहेंगे। फीटस होता क्या, माँ के पेट में जो बच्चा बन चुका है वो फीटस कहलाता है। जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो वो स्टेज है जिसमें अभी बच्चा बन रहा होता है, और फिर जब वो बन जाता है वो फीटस कहलाता है। जब तक वो माँ के पेट में रहेगा वो फीटस ही कहलाएगा। जब वो पैदा हो गया वो न्यू बॉर्न कहलाएगा, उसको इन्फेंट भी बाज़ दफ़ा कह देते हैं। तो बहरहाल जो प्लेसेंटा होता है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इसके, और इससे कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं। हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जैसे इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जो माँ के जो मेमोरी ग्लैंड है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। इसी तरह कुछ एक हार्मोन रिलीज होता है जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो बहरहाल इसके 3 फंक्शन हो गए, प्रोटेक्शन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और तीसरा एंडोक्राइन फंक्शन की हार्मोन रिलीज करेगा। तो बहरहाल यूथेरिया को प्लेसेंटल मैमल इस वजह से कहा जाता है कि इनका बच्चा प्लेसेंटा के अंदर डेवलप होता है और प्रोटेक्ट होता है। तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो माँ की बॉडी में मुकम्मल हो जाती है। डेवलपमेंट कहते हैं कि इसको किसी बच्चे के बनने के अमल को डेवलपमेंट कहा जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है वो मुकम्मल तौर पे बना हुआ होता है। अच्छा, जिस वक्त बच्चा माँ के पेट में होता है तो इसके गिर्द जब वो बन रहा होता है या बन चुका होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अराउंड द फीटस। तो फीटस वो बच्चे जो माँ के पेट में, इसका फंक्शन क्या है, फीटस इन नरिश्ड थ्रू दिस। तो ये माँ के ब्लड और बच्चे के ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का बाइस बनेगा। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि इसे एक एंडोक्राइन फंक्शन है, इसने कुछ हार्मोन रिलीज करने हैं जैसे मैंने बता दिए। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये वो ग्रुप है जिसने जो मैमल्स के हम जितने भी करैक्टर पढ़ते हैं तकरीबन सारे करैक्टर इस ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये ट्रू मैमल्स हैं, ये सही वाले मैमल है। यू का क्या मतलब है, अच्छे, थीरिया एनिमल, और यहाँ एनिमल से मुराद मैमल्स हैं। हाँ, यहाँ एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो बताई गई है,
आमतौर पे जो मैमल्स होते हैं उनके जिस्म पे बाल होते हैं, लेकिन दो मेंबर ऐसे हैं जैसे पेंगोलिन, इसके जिस्म पे बाल मॉडिफाई होते हैं स्केल्स के अंदर, यानी इसके जिस्म पर स्केल्स होते हैं। और पार्कुपाइन, इसके जिस्म पे जो बाल थे वो स्पाइक्स, कांटों की तरह मॉडिफाइड हो गए, यानी जिस्म के ऊपर होने बाल चाहिए थे, यहाँ थोड़ी सी उस बालों के लिहाज से क्या हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है। यहाँ पेंगोलिन में बाल की बजाय स्केल्स आ गए और पार्कुपाइन में बाल के बजाय स्पाइक्स आ गए। एग्जाम्पल्स में जितने भी आप ज़्यादातर एनिमल्स देखते हैं, घोड़ा है, गधा है, हाथी है, इंसान भी इसी कैटेगरी में आता है, यानी जो इंसान की कैटेगरी है वो भी यूथेरियंस है। तो बहरहाल, और अगली बात जो हमने शुरू भी की थी यहाँ से कि जो मैमल्स हैं ना, जब मैमल्स का वर्ड आता है तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ये खुश्की वाले जानवर हैं, हालांकि मैमल्स में हर किस्म की हैबिटेट वाले जानवर हैं, जैसे डॉल्फिन मैमल है, इसी तरह जो वेल जिसको मछली सबसे दुनिया की सबसे बड़े एनिमल कहते हैं वो भी मैमल्स कैटेगरी में आता है। जो चमगादड़ है, बैट्स हैं, वो भी मैमल है, वो हवा में रहती है। अब डॉल्फिन और आप कह सकते हैं जो वेल है ये पानी में रहती है, और इंसान और बाकी जो दूसरे जानवर हमें नज़र आते हैं वो खुश्की पे रहते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो मैमल्स हैं, ये वाले मैमल्स, ये एक तो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ अर्थ है, सिर्फ लैंड नहीं है, सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ अर्थ। तो दुनिया का ये कामयाब तरीन ग्रुप है जो तकरीबन हर किस्म के हैबिटेट में इसके मेंबर पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 था, वन ऑफ द मोस्ट लेंथी चैप्टर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये आज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।